हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे जी। सर क्या कराएंगे आज? बच्चे आज हम कराएंगे सीए फाइनल एफआर के लिए जो नवंबर 22 एंड ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हैं उस पर चर्चा करेंगे। सो ध्यान रखना, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये नवंबर 22 अटेम्प्ट से स्टार्ट करते हुए आगे जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे उन सब के लिए एप्लीकेबल हैं प्लीज़, ठीक है ना। तो सिर्फ नवंबर 22 के लिए नहीं है, नवंबर 22 के आगे जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे उनमें भी ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। मन में सवाल आएगा, सर इंड एएस में हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। बच्चे आपको पता है जो इंड एएस हैं वो आईएफआरएस की ही कॉपी होते हैं। तो जो आईएफआरएस का बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, वो इन आईएफआरएस का एनुअल रिव्यू करता रहता है। मतलब ये थोड़े ना है कि एक बार बना दिए और बात खत्म हो गई। वो इसका एनुअल रिव्यू करते रहते हैं और इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं कि क्या आईएफआरएस लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। और अगर इंडस्ट्री उनको बताती है कि हमें ये दिक्कत लग रही है तो वो उस अकॉर्डिंगली फिर छोटे मोटे चेंजेस जो हैं वो आईएफआरएस में करते हैं। और अगर आईएफआरएस में चेंजेस होते हैं तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस हमें कहाँ करने पड़ते हैं, इंड एएस में भी करने पड़ते हैं। सो टोटल 5-6 अमेंडमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। पहले मैं एक बात बता दूं कि सर ये अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। इनमें से हार्डली 5-6 में से एक दो अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि एग्ज़ाम में टेस्ट होने लायक है। बाकी तो बच्चे टेस्ट होने लायक भी नहीं है। वो एक अलग तरह के थ्योरेटिकल नेचर के या समझ लीजिए प्रैक्टिस लेवल के पॉइंट्स होते हैं कि जब प्रैक्टिकली कंपनीज के ऊपर इंड एएस लगाए जाते हैं वहां उन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अपनी रेगुलर क्लासेस में तो उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती, बट स्टिल अमेंडमेंट्स हैं तो एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, और उसमें से भी एक दो ऐसी हैं जिसपे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो अपने आरटीपी में, नवंबर 22 के आरटीपी में भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कह नहीं सकता अमेंडमेंट का है, पर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी बनाया नहीं गया। और एक आधा पॉइंट और है जहां हो सकता है कि आपसे कुछ पूछ लिया जाए पेपर में। तो इन 5-6 अमेंडमेंट्स में से भी एक दो ही काम की हैं, बाकी जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो तो ऐसे ही हैं। ऐसे इन द सेंस कि वो इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रेलेवेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। रादर हम क्लास में भी जब पढ़ते हैं तो उनके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते उन पॉइंट्स के ऊपर। पर क्योंकि अब वो अमेंडमेंट की शक्ल के रूप में आए हैं, सो एक बार तो हमें इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आरटीपी का है, नवंबर 22 के आरटीपी का, प्लस ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस है करने हैं। ये अमेंडमेंट्स कहाँ हैं? ये जो नवंबर 22 का आरटीपी है उसमें भी ये अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। तो हम उसी को बेस बना के पढ़ेंगे कि आरटीपी के हिसाब से जो जो अमेंडमेंट्स हमारे सामने आएंगी, मैं उसका बैकग्राउंड आपको बताता चला जाऊंगा कि हमने इसको कैसे पढ़ा हुआ है और फिर अमेंडमेंट कैसे आई है। क्लियर है? सो आइए सीधा अब हम अमेंडमेंट्स वाले आरटीपी के ऊपर चलते हैं। तो ये राजी, ये देखो, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 22 एग्जामिनेशन। और वही कंपनी इंड एएस अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2022 में। किस डेट को आए हैं? 23 मार्च 2022 को ये अमेंडमेंट्स करे गए हैं। सो अभी हम बैठे हैं अगस्त सितंबर 2022 में। क्योंकि मार्च में आए हैं तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। एक इंड एएस 16 में अमेंडमेंट है पीपीई का। इंड एएस 37 प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। इंड एएस 103 ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल नेचर का है, ये तो मैं ना भी पढ़ाऊं तो चल जाएगा, स्टिल मैं बता दूंगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। ये तो मतलब ना भी पढ़े तो चल जाएगा, मैं सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर, बिकॉज ये बहुत ही थ्योरेटिकल नेचर का है। बाकियों पे फिर भी हम समय लगाएंगे। 101 का भी इंडस्ट्री लेवल का ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में एक छोटे से पॉइंट में चेंज किया गया है। क्लियर है? सो आइए
जहां जहां मुझे क्लास नोट्स दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी वहां वहां हम क्लास नोट्स भी दिखाएंगे आपको, ताकि पहले पॉइंट क्लिक भी तो करना चाहिए ना कि एग्जैक्टली पॉइंट है क्या। अगर पॉइंट ही क्लिक नहीं करेगा तो उसमें अमेंडमेंट कैसे पढ़ेंगे। तो पहले वो पॉइंट तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। आइए जी, पहली अमेंडमेंट है इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं यहां से भी एक बार पढ़ा दूंगा, पर पहले ज़रा चर्चा कर लें कि ये पॉइंट क्या है। बच्चे, इंड AS 16 में इनिशियल रिकॉग्निशन होता है कॉस्ट पे, और हमें कॉस्ट ऑफ PPE निकालना होता है। सो आइए ज़रा क्लास नोट्स को ही देख लेते हैं एक बार कि कॉस्ट ऑफ PPE कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ कहीं होना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। इसमें भी नहीं है, इसमें होना चाहिए। ये रहा, ये देखो। सो पीपी को इनिशियल रिकॉग्निशन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट इनकट पे। एक्चुअल कॉस्ट इनकट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस टैक्सेस एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस प्लस इंस्टॉलेशन। ये देखो, प्लस करते हैं इसमें ट्रायल रन एक्सपेंसेस प्लस एक्सपर्ट फीस प्लस अदर डायरेक्टरी एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस प्लस प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी प्लस बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। ये सारी बातें हम ऐड करते हैं। और कहां तक के खर्चों को ऐड किया जाता है? टिल द एसेट इज रेडी टू यूज। अब ये जो ट्रायल रन से रिलेटेड आइटम है, इसके ऊपर एक छोटी सी बात बोली गई है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि क्या बात बोली गई है। मान लो कि आपने एसेट का ट्रायल रन किया और ट्रायल रन के ऊपर आपका खर्चा हो गया 10,000 रुपए का। ओके, तो क्या ये 10,000 कॉस्ट का पार्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि इंड AS 16 कहता है टिल द एसेट इज रेडी टू यूज, सब कुछ कॉस्ट का पार्ट है। और रेडी टू यूज कब होता है? हम बोलते हैं सक्सेसफुल ट्रायल रन को रेडी टू यूज बोलते हैं। सो ट्रायल रन का खर्चा भी आपने ऐड किया। अब मैं क्लास में एक एग्जांपल देता होता हूं कि मान लो आपने बर्गर बनाने का एक रेस्टोरेंट टाइप खोला जहां बर्गर बेचेंगे। ठीक है, एक दुकान खोली जहां बर्गर बेचेंगे। तो आपने बर्गर बनाने वाली मशीन खरीदी। अब सीधा थोड़ा बर्गर बना के आप बेच देंगे, पहले आप बर्गर खुद बनाएंगे। या बर्गर की मशीन नहीं होती, चलो पिज्जा ले लो, है ना। पिज्जा बनाने वाली मशीन खरीदी, आपने पहला पिज्जा ट्रायल बेसिस पे बनाया। सीधा थोड़ा ग्राहक को बेच देंगे, पहला पिज्जा तो ट्रायल रन के लिए बनाया। तो पिज्जा बनाने पे आपका 10,000 का खर्चा आ गया। मान लो बहुत बड़ा पिज्जा था, 10,000 का खर्चा आ गया। अब वो पिज्जा सही बन गया, तो आपने वो पिज्जा उठा के बेच दिया। और बेचने से आपको रसीट हो गई मान लो 4,000 की, क्योंकि ट्रायल रन था, सैंपल समझ लो। ट्रायल रन क्या होता है? सैंपल। आपको 4,000 की रसीट हो गई। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस 4,000? ये 4,000 एसेट की कॉस्ट में से ही डिडक्ट किया जाता है। ये 4,000 एसेट की कॉस्ट में से ही डिडक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ये तो क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो ट्रायल रन के खर्चे आएंगे 10,000 माइनस 4,000 यानी कि 6,000। और आई थिंक इस पे एक आधा क्वेश्चन था भी बुक में, है ना। सो ट्रायल रन पे जो आपके खर्चे कंसिडर होंगे वो 10,000 माइनस 4,000, क्योंकि 4,000 की तो आपको रिकवरी हो गई ना। मैं क्लास में बोलता होता हूं कि मान लो आपने मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन कर रहे थे और ट्रायल रन के दौरान 2-4 सवारी मिल गई, आपने चढ़ा ली, तो सवारियों से आपने किराया ले लिया। सरकास्टिक एग्जाम्पल है। अब आपका ट्रायल रन का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा कितना माइनस कर दीजिए ना उसमें से जो रिसीट हुए आपको। तो ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो कि आपको ये सैंपल बेच के 14,000 रुपए मिल गए। आपको ये सैंपल, ये जो नॉर्मल पॉइंट है 6,000 वाला, ये तो पहले भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सैंपल बेच के ये 14,000 रुपए मिल गए।
भाई 10,000 खर्चा आया, वो बढ़िया सामान बन गया, आपने 14,000 में बेच दिया। अब आपके ट्रायल रन के खर्चे आते हैं -4,000। तो क्या ये -4,000 लिखना अलाउड है? इंड AS 16 कहता है यस, आप इसको -4,000 ही लिखेंगे। ये अमेंडमेंट है। और बच्चे ये एक कार्व आउट भी है, हैं? यस, IAS 16 कहता है कि अगर आपकी सेल प्रोसीड ज्यादा आ जाती है ट्रायल रन के खर्चों से, तो एक्सेस सेल प्रोसीड्स आप एसेट की कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे, आप इसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। मतलब अगर मैं IAS 16 कर रहा हूं तो ये 4,000 P&L में क्रेडिट होगा एज इनकम, पर इंड AS 16 कहता है कि नहीं, ये 4,000 आपको एसेट की कॉस्ट में से ही माइनस करना है। सो ये एक छोटा सा बदलाव आया है, शायद इस पे पॉइंट आ जाए क्योंकि ये कार्व आउट का पॉइंट है। मैं ध्यान रखना, पंगा वही है जहां सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल ज्यादा है। अगर कम है सेल प्रोसीड्स, फिर तो ट्रायल रन की कॉस्ट है, और ट्रायल रन की कॉस्ट तो ऐड होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंगा कहां है? जहां सेल प्रोसीड्स ज्यादा हैं। अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा आ जाए तो वो आपकी ट्रायल रन की कॉस्ट तो नेगेटिव हो जाती है। इंड AS 16 कहता है आप उसको एसेट की कॉस्ट में से ही माइनस करिए, जबकि IAS 16 कहता है कि अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो एक्सेस सेल प्रोसीड्स विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन का ही पार्ट बन के आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें वैसे भी सब कुछ लेना होता है, प्लस ट्रायल रन एक्सपेंसेस माइनस सेल प्रोसीड्स। पर इस पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लियर है? आइए एक बार मैं पढ़ा दूं आपको, ध्यान से पढ़ना। पैराग्राफ नंबर हमें नहीं चाहिए होता। पैरा 17E ऑफ इंड AS 16 हैज बीन अमेंडेड बाय एडिंग अ क्लैरिफिकेशन दैट, ये क्लैरिफिकेशन आई है, द एक्सेस ऑफ, एक्सेस जो ऊपर वाला अमाउंट है ना 4,000, द एक्सेस ऑफ net proceeds from sale of items produced during testing will not be credited to P&L account. That is, it will be deducted from the cost of an item of a PPE. So ये PPE की कॉस्ट में से ही माइनस किया जाएगा, आप इसको P&L में नहीं डालेंगे। फिर तो बोल रहा हूं, पंगा कब है? जब आपका सेल प्रोसीड ज्यादा है, जो टेस्टिंग के दौरान आपने प्रोडक्शन करी उसका सेल प्रोसीड ज्यादा है। अगर सेल प्रोसीड्स कम है फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो ट्रायल रन की कॉस्ट है, और कॉस्ट तो PPE का पार्ट बनेगी ही बनेगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। However, amendment made in IAS 16 by IASB prohibited deduction of proceeds of items produced during testing from cost of an item of PPE. तो वो prohibit करता है deduction of proceeds of items produced during testing from cost of an item of PPE. IASB कहता है कि नहीं, आप जो भी आपका, रादर IASB तो आगे चला गया, वो तो अगर मैं लैंग्वेज को क्लियर पढ़ूं तो वो कह रहा है इट प्रोहिबिटेड डिडक्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टेस्टिंग। मतलब वो कह रहा है जितने का भी बेचो आप माइनस नहीं कर सकते। सर मतलब अगर मैं IAS की बात करूं तो मान लो आपका कॉस्ट है 10,000, सेल प्रोसीड्स हैं 4,000, तो IASB ये 4,000 भी नहीं लेने देगा, क्योंकि वहां एक्सेस वर्ड नहीं है। ध्यान से देखो, वहां एक्सेस वर्ड नहीं है, सिंपल IASB प्रोहिबिटेड डिडक्शन ऑफ प्रोसीड्स, वो प्रोसीड्स को ही डिडक्ट करने से रोकता है, प्रोसीड जितनी मर्जी हो।
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग फ्रॉम आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, मतलब आईएएसबी के अकॉर्डिंगली आप सेल प्रोसीड्स जो हैं वो माइनस नहीं कर सकते, इन डेज के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अब ये समझ लो कि एक्सेस वाला पॉइंट उतना रेलेवेंट नहीं है। एक्सेस वाला मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि पंगा एक्सेस वाले में ही पड़ने वाला है कि जहां पे वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको इसको सिंपल समझ लीजिए कि सेल प्रोसीड्स ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन्स इन डेज के अकॉर्डिंगली आप पीपी से माइनस करेंगे, आईएएसबी के अकॉर्डिंगली आप पीपी से माइनस नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात है। सो चाहे ये 4000 है चाहे ये 14000 है, आईएएस 16 इसको माइनस नहीं करने देगा। तो हम कौन सा आईएएस पढ़ रहे हैं, हम तो इंड एएस पढ़ रहे हैं। तो इंड एएस में जितना भी प्रोसीड्स है आप पीपीई की कॉस्ट में से माइनस करिए। आईएएस कहता है कि ये पीएनएल में जाएगा, तो एक्सेस वाले झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आईएएस तो इसको मना ही कर रहा है कि सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट पीएनएल में ही करना है, जबकि इंड एएस कहता है सेल प्रोसीड्स को आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस करिए। तो ये एक कार्व आउट बन गया। दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हैज लेड टू अ कार्व आउट विच विल हैव कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट ऑन डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट एंड डेफर्ड टैक्सेस। वो तो फिर है ही है, फिर हर चीज के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। तो अब सरल भाषा में अगर मुझे एक लाइन में लिखना हो, सेल प्रोसीड्स ऑफ आइटम्स, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉपी पे, प्रोड्यूस्ड, चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं। नंबर 1 मैं आसान शब्दों में आपके लिए लिख देता हूं ना, अमेंडमेंट इन डेज 16, क्योंकि वहां से पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन्स shall be deducted from cost of PPE. As per IAS 16, such sales proceed shall be credited to P&L. So this is a carve out. So this is a carve out in Ind AS 16. So this is a carve out in Ind AS 16. तो Ind AS 16 में ये एक कार्व आउट बन गया, समझ गए ना। अब वो कितना भी हो, 4000 हो 14000 हो, अपने को फर्क नहीं है। इंड एएस में वो कॉस्ट ऑफ पीपी से माइनस होगा, आईएएस में वो पीएनएल में क्रेडिट होगा। सो इट्स अ कार्व आउट। सो इसको लिख लीजिए। सो मैं कोशिश करता हूं कि सारे अमेंडमेंट्स आपको सरल भाषा में लिखवा दूं, वहां से तो खाक समझ में आता है। उन्होंने तो बच्चे लॉ की लैंग्वेज लिखी होती है, तो मैं आपको टू द पॉइंट करेक्ट करके लिखवा दूंगा इसको। ओके जी, चलें आगे। सेकंड लिखिए, अमेंडमेंट इन AS 37, इस पे क्वेश्चन भी है। अमेंडमेंट इन AS 37 किस में अमेंडमेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। आओ पहले आपको कॉन्सेप्ट याद दिला दूं, फिर अमेंडमेंट बताता हूं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए हैं जहां खर्चे ज्यादा होंगे और बेनिफिट कम होंगे। तो इंड AS 37 कहता है फिर जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है
उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट का आपको क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए। जैसे हम क्लास में पढ़ते होते हैं कि आपने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ध्यान से सुनना, जहां अनअवॉइडेबल लीज रेंटल है, कि मतलब आपको इतने लीज रेंटल तो देने ही पड़ेंगे आने वाले 2 साल तक, 2 लाख रुपया। मतलब आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, आप उससे भाग नहीं सकते। अब आपको लगता है कि यार ये दुकान से हमें कुछ मुनाफा तो हो नहीं रहा, तो आपने दुकान बंद करना चाह रहे हैं, पर आप लीज कॉन्ट्रैक्ट से तो भाग नहीं सकते, आप तो फंस चुके हैं इसमें, और इसमें आने वाले समय में भी 2 लाख रुपए किराया देना है। तो फिर इंड AS 37 कहता है ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके सिर पे बोझ है, इस 2 लाख का आज प्रोविजन बना दीजिए। कई बार हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि मान लो आप लीज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1,50,000 की, तो फिर 2 लाख दूंगा कि 150, ऑफ कोर्स 150, तो हम कहते हैं जी 150 की प्रोविजन बना दो। ये तो क्लास में करते होते हैं। अब इसका और एग्जांपल सुन लो। मान लो आपका एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से सुनना, आपका एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सेल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको 1 लाख यूनिट्स सेल करने हैं एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 रुपए पर यूनिट। तो आपका सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 2 लाख। अब आपने अनुमान लगाया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो आपको लगा इसको पूरा करने की कॉस्ट आ जाएगी 2,25,000। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, तो ये भी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा है ना। तो 25,000 का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। या अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 18,000, तो फिर प्रोविजन होता है विच एवर इज लोअर, क्योंकि फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा, 25,000 का नुकसान कराने की बजाय मैं 18,000 का नुकसान करा लूंगा, तो मेरी प्रोविजन इतनी होती है। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये तो हम जानते हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है। अब अमेंडमेंट क्या है बच्चे, ये जो प्रोविजन बनती है ये बनती है कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इंड AS 37 में ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, बस इतनी सी बात है। कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, हमने सिर्फ यही तक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, आगे वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पहले था पर उसमें आगे कुछ नहीं था, तो हम ये वर्ड यूज ही नहीं करते थे क्लासेस में। अब उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दी है कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स आएंगे, आप समझ लो कि वेरिएबल ओवरहेड्स। अगर कोई पीरियड कॉस्ट है यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। क्यों? आप ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे करो चाहे ना करो, पीरियड कॉस्ट तो इनकर होनी होनी है। तो आप समझ लो आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट का प्रोविजन करना है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो कॉस्ट आएगी, बस उसका प्रोविजन बनना चाहिए। किसी भी तरह की कोई पीरियड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड्स इसका पार्ट नहीं है। और इसी पॉइंट पे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया है कि वो पूछेगा बताओ कितने की प्रोविजन बनानी है। तो ये है अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? सो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं है, वो तो वही है कि जहां एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, पर प्रोविजनिंग करनी होती है कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट की,
उसका क्या अर्थ है? मटेरियल लेबर प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स, मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आप तो कॉस्ट अकाउंटिंग के विद्यार्थी हैं ना, सीए इंटर में और फाइनल में भी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेना है, इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो कॉस्ट अराइज होगी वो लेनी है। पढ़े जरा एक बार। ये पैराग्राफ डाला गया है नया, हमें नहीं चाहिए होता। पैराग्राफ 68A हैज बीन इंसर्टेड विच क्लैरिफाइज, मैंने कहा ना क्लैरिफिकेशन है, विच कॉस्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड in the cost to fulfill the contract while determining whether the contract as onerous। तो मैं कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा हूं? ये वाली कॉस्ट की, 2,25,000 जो है, इतने की प्रोविजनिंग नहीं है। ये डिटर्मिन करने के लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है कि नहीं, कौन सी कॉस्ट कंसिडर करनी है। प्रोविजनिंग तो बच्चे इसकी होगी ना, जो लॉस है आपका। ये डिटर्मिन करने के लिए कि कौन सी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है कि नहीं, उसके लिए कौन सी कॉस्ट लेनी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कह रहा है? एज पर द अमेंडमेंट मेड, बोथ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एलोकेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये दो चीजें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, allocation of directly attributable cost will form part of the cost used for determination of onerous contract। बच्चे प्रोविजनिंग इतने की नहीं होती, ये कॉस्ट है इन ऑर्डर टू डिटर्मिन कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है कि नहीं, कि सेल प्रोसीड्स को कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है तो कॉस्ट में सारी कॉस्ट नहीं लेनी, पीरियड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है। फिर एक और भी बात है, फिर हमने पढ़ा था इंड AS 37 कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आप एसेट्स यूज करते हैं, इसको आप एक इंडिकेटर मान लो, और उन सारे एसेट्स का आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा। कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का, उन सारे एसेट्स का इंपेयरमेंट टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मान लो आपने इंपेयरमेंट टेस्ट किया और इंपेयरमेंट लॉस आ गया, अब ये अमेंडमेंट करी गई है कि ये इंपेयरमेंट लॉस भी विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इंपेयरमेंट लॉस will also be a part of cost of fulfilling the contract। आइए जरा देखें। पैराग्राफ 69 हैज बीन अमेंडेड बाय रिप्लेसिंग, कुछ वर्ड्स रिप्लेस करेंगे, एसेट्स डेडिकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट टू एसेट्स यूज्ड इन फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये फालतू बात है। अब ये देखो, दिस अमेंडमेंट रिक्वायर्स टू टेक इन टू कंसिडरेशन the impairment loss on all the assets whose cost will be considered in assessing the contract as onerous। This amendment require to take into consideration the impairment loss on all assets whose cost will be considered in assessing the contract as onerous। उनके impairment loss को भी आप consider करिए। Take into consideration the impairment loss। और ये कह रहा है ये prospective amendments हैं, 1/4/22 से एप्लीकेबल हैं, विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 1/4/2022। कंपैरेटिव पीरियड नीड नॉट टू बी रीस्टेटेड, मतलब पिछले सालों में चेंज नहीं करना, 1/4/22 से ही क्यूमुलेटिव बैलेंसेस को आप चेंज करो। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, पर पहले मैं इसको लिखवा दूं आपको। लिखिए जी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बन गया है। लिखो, एज पर द अमेंडमेंट a clarification has been given as to
which cost is to be considered for determination of contract as onerous contract. That is cost of fulfilling the contract. मतलब उसका ये नाम है, cost of fulfilling the contract. So as per amendment, cost of fulfilling the contract includes, अब उन्होंने तो बड़े वर्ड यूज किए भारी भारी है ना, मैं सीधा लिख देता हूं, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एलोकेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. ब्रैकेट में लिख लो वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस अदर इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो खर्चे हो रहे हैं, अदर इंक्रीमेंटल कॉस्ट. किसको कंसिडर नहीं करना? फिक्स्ड कॉस्ट, या जिसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो खर्चा होगा ही होगा. फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्लिक पीरियड कॉस्ट shall not be considered. Fixed cost oblique period cost shall not be considered. Further, if impairment is required in any asset related to onerous contract, then any impairment loss on such assets shall also be a part of cost of fulfilling the contract. Shall also be a part of cost of fulfilling the contract. क्लियर है? लिखिए इसको जल्दी. तो मैंने सरल शब्दों में लिखवा दिया, उन्होंने तो बहुत हार्ड शब्द लिखे होते हैं. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए. चलिए, तो इसको पॉज करके लिखिएगा. अच्छा, ये जो कॉस्ट है इसको हम अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे तो आपको ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, उसी को कंसिडर करना है. ठीक है? अब इस पे आरटीपी में एक सम भी है, क्वेश्चन नंबर 15. तो जो मैंने अपने आरटीपी वाले वीडियो में नहीं कराया था, मैंने कहा था अमेंडमेंट के साथ कराएंगे उसको. क्वेश्चन नंबर 15 ये देखो लिखा ही हुआ है, पढ़िए जी ध्यान से. तो ये अमेंडमेंट के कारण ही ये क्वेश्चन आया है, पहले तो इस तरह का कोई सवाल था नहीं.
HVCL manufactures heavy equipment for construction industry. An order for supply of 90 equipment was received from ABIL. 90 equipment देने हैं. The unit price of the equipment was agreed at 190 lakh each. एक का प्राइस है 190 लाख. 64 equipment was supplied during 2001-2. 90 में से 64 तो सप्लाई हो गए. एंड बैलेंस क्वांटिटी रिमेनिंग टू बी सप्लाइड. बैलेंस अभी 31 मार्च 2002 को सप्लाई आपने नहीं करी है. HVCL हैज 5 इक्विपमेंट्स इन इट्स इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2002. 5 अभी और उसके पास पड़े हुए हैं. HVCL considered that the contract was an onerous contract. लो लिखा ही हुआ है, वो कह रहा है ये onerous contract है. And therefore NRV has been taken as the value of inventory as on 31 मार्च 2002. मतलब अभी तक यही पता लगा है कि ये एक onerous contract है. The management of SVCL contends that the cost incurred towards administrative overheads, finance charges, R&D expenses, sales overhead, headquarter expenditure etc. आर कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट. ये सारे पीरियड कॉस्ट हैं. तो क्या ये कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? नहीं. एंड हेंस नॉट कंसिडर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन. बिल्कुल ठीक है कि इन कॉस्ट को प्रोविजन क्रिएट करने के लिए कंसिडर नहीं किया गया. प्रोविजन किसकी बनती है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ना. वो कह रहा है इसको हमने कंसिडर नहीं किया प्रोविजन बनाने के लिए. ठीक है. Hence the same have not been included in the computation of unavoidable cost. तो इसको unavoidable cost का पार्ट नहीं बनाया गया. तो ठीक किया है क्योंकि as per the amendment ये period cost पार्ट होती भी नहीं है. The management of HVCL has submitted the details of cost that have been considered for creation of provision. अब उन्होंने उन कॉस्ट की डिटेल्स भी दी है जिनको कंसिडर किया गया है फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन. अब वो क्या क्या है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे बताया गया इसमें क्या क्या है. तो ये सब तो आते ही हैं. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मटेरियल से रिलेटेड ओवरहेड्स. तो ये सारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है. सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस बुक्ड अंडर डिपार्टमेंट लिंक्ड विद मटेरियल. तो ये सारी की सारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. ओवरहेड्स में क्या है? सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ऑल्सो एक्सपेंसेस एलोकेटेड फ्रॉम इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट डिपार्टमेंट. जैसे आप ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाता है. तो ये सारे इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. तो ये सारी कॉस्ट का पार्ट है. तो मैनेजमेंट ने ठीक किया हुआ है. अकॉर्डिंगली प्रोविजन हैज बीन मेड कंसिडरिंग द अबव कॉस्ट ओनली. The value of provision created for 21 remaining equipments to be produced is as per the working shown below. Cost of production, which includes material, labor, overheads, factory overheads 199, selling price 190, differential cost है 9. मैंने कहा ना डिफरेंस की प्रोविजन बनानी होती है. तो यहाँ डिफरेंशियल कॉस्ट है 9. सो डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ 9 लाख पर इक्विपमेंट. तो 21 इक्विपमेंट का हो गया 189. मैं भी आपको यही पढ़ा रहा था कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि ये 22,500 में क्या क्या आएगा, अमेंडमेंट इसके ऊपर है. प्रोविजन तो सेल प्राइस में से माइनस करके ही बननी होती है ना. वेदर द कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोविजन टुवर्ड्स ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज इन लाइन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंड AS 37. यस, मैंने कहा ना सवाल थ्योरेटिकल ही है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच देने की कोशिश की गई कि पीरियड कॉस्ट तो वैसे भी नहीं आते और जो जो आता है वो सब कुछ उसने लिया हुआ है. सेल प्राइस में से माइनस करके एक्सेस कॉस्ट है 9 लाख. 21 इक्विपमेंट का हो गया 189. 21 इक्विपमेंट कैसे आए? आपको 90 सप्लाई करने हैं, 64 आप दे चुके हो, 5 आपके पास पड़े हुए हैं, तो 21 आपको और बनाने हैं जिसकी आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. सो बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं फिर कह रहा हूं, इस बार नहीं तो अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा. अब हमने वो क्लैरिफिकेशन आपको दे दी है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दे दी है. सो एक बार आंसर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं.
सो कहानी लिखी है बच्चे, एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। तो मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। HVCL has correctly measured the cost of creation of provision for onerous contract by considering material cost, labor cost, and material overheads. Further, HVCL is correct that the period cost will not be considered for measurement of cost for the purpose of creation of provision as they do not relate directly to fulfilling the contract. So मैंने बड़ी सरल भाषा में आपको ये अमेंडमेंट लिखवा दी है, बहुत सरल भाषा में। ध्यान रखना, अमेंडमेंट है कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, इसकी प्रोविजन नहीं होती, इस कॉस्ट की थोड़ा प्रोविजन होती है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, तो जो एक्सेस कॉस्ट होती है प्रोविजन उसकी है। तो कॉस्ट में क्या क्या लेना है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है। सो ये इंड एस 37 का अब पार्ट बन जाएगा। क्लियर? सो हमने क्वेश्चन भी देख लिया, वही क्वेश्चन आएगा पेपर में जब भी इस अमेंडमेंट पे आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट बात थी। सो पहली अमेंडमेंट थी किसकी? इंड एस 16 की। वो तो एक नॉर्मल था, इतना खास नहीं था, कार्व आउट के कारण वो खास हो सकता है। दूसरी थी इंड एस 37 की। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड बिलीव मी, बाकी और कोई इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये दो इंपॉर्टेंट है, पहली कार आउट के कारण और दूसरी पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ है। ये बाद में देखते हैं 103 क्योंकि ये बकवास है, पहले ये देखते हैं। इंड एस 41 एग्रीकल्चर, ये फालतू अमेंडमेंट है। फालतू मतलब ये पॉइंट कभी आया नहीं। हमें पता है कि एग्रीकल्चर में बायोलॉजिकल एसेट्स, ऑल बायोलॉजिकल एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब हमें तो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है ना, हम फेयर वैल्यू कैलकुलेशन के चक्करों में कभी पढ़ते नहीं है। अमेंडमेंट ये आई है कि फेयर वैल्यू, मान लो आप कैश फ्लोज के बेसिस पे निकाल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है ना, ये भी एक तरीका होता है फेयर वैल्यू निकालने का। कई तरीके होते हैं, इंडिया से 113 में आपने कई तरीके पढ़े हुए हैं, ये भी एक तरीका है फेयर वैल्यू निकालने का। सो अमेंडमेंट ये है कि ये जो कैश फ्लोज लेने हैं ना, ये अब आफ्टर टैक्स लेने हैं। हालांकि इंडिया में ये कहां तक रेलेवेंट है, क्योंकि इंडिया में तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स होता नहीं, पर चलो छोड़ो ना, वो अपना कुछ करते रहते हैं ना, एग्रीगेशन करते हैं इनकम टैक्स वाले, उनका अपना तरीका होता है। अब ये हमारे लिए क्यों ज्यादा रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि हमारे यहां तो हमेशा फेयर वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चंस में, पर प्रैक्टिकली तो बच्चे फेयर वैल्यू ढूंढनी पड़ती है ना। तो ये क्लैरिफिकेशन आई है, अगेन क्लैरिफिकेशन है कि ये कैश फ्लोज आपको आफ्टर टैक्स लेने हैं। ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, यहीं से पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है अर्लियर, पहले क्या होता था, पैरा 22 प्रेस्क्राइब्ड सर्टन कैश फ्लोज दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द फेयर वैल्यू। वो कह रहा है पैराग्राफ 22 में ना कुछ ऐसे कैश फ्लोज बताए गए थे जो कंसिडर नहीं होते थे। अब हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो फेयर वैल्यू गिवन होती है, राजा स्टडी मटेरियल में भी नहीं है ये पॉइंट, ये इंडस्ट्री लेवल का पॉइंट है। आउट ऑफ दोज कैश फ्लोज द अमेंडमेंट मेड डिलीटेड द कैश फ्लोज फॉर टैक्सेशन फ्रॉम एक्सक्लूजन लिस्ट। एक्सक्लूजन लिस्ट से कैश फ्लो फ्रॉम टैक्सेशन हटा दिया गया है, मतलब अब इसको इंक्लूड करना है। नीचे दिया हुआ है क्रक्स, दिस इंप्लाइज दैट tax cash flows must be included in fair value measurement of biological assets। तो टैक्स कैश फ्लोज तो बच्चे आउटफ्लो ही होते हैं ना, तो आपको उसको इंक्लूड करना है, तो मतलब आपको उसको आउटफ्लो में से माइनस करना है। मैं एक लाइन में लिखवा देता हूं। थर्ड, अमेंडमेंट इन Ind AS 41 while calculating fair values cash flows shall be considered after tax।
अर्लियर इट वॉज बिफोर टैक्स। अब ये पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, यहां लिख रहा हूं नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, पर क्योंकि अमेंडमेंट है तो बतानी तो पड़ेगी। नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी ये रेलेवेंट नहीं है। ओके, लिख लो इसको जल्दी। पहली दो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं, बची हुई एग्जाम्स के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर इसमें क्या है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। एक टॉपिक हमने किया था डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। हाँ जी, इसमें पढ़ते थे ना कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो हमने पढ़ाया था आपको सीडीआर, कि अगर आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवाते हो, तो दो तरह की अकाउंटिंग थी, एक एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, एक मॉडिफिकेशन। हम कहते थे रिवाइज्ड कैश फ्लोज को ओरिजिनल इफेक्टिव रेट के साथ डिस्काउंट करो, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करो, अगर डिफरेंस 10% या उससे ज़्यादा आता है तो वो एक्सटिंग्विशमेंट है, पुरानी लाइबिलिटी खत्म नहीं आएगी, और अगर डिफरेंस 10% से कम आता है तो वो मॉडिफिकेशन है। बिल्कुल ठीक। अब कैश फ्लोज में क्या क्या आता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये लो दिखा देता हूँ, मैं लेके आया हूँ बच्चे सब कुछ आपके लिए। ये देखो, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी यूजिंग रिवाइज्ड कैश फ्लोज एंड रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, de-recognize old financial liability and recognize new financial liability। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कब लगती है, जब 10% और मोर का डिफरेंस आता है तब लगती है। अब कैश फ्लोज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं, ये रही ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सटिंग्विशमेंट के केस में पी&एल में चली जाती है, जबकि मॉडिफिकेशन के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, क्यों इतना तो हमारा खर्चा ही हो गया। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बुक वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्लैरिफिकेशन ये आई है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या क्या लेना है, बस ये क्लैरिफिकेशन आई है। वो कह रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, डिफरेंस बिटवीन फीस पेड एंड फीस रिसीव्ड। बस ये पहले कह रहा है, मेंशन नहीं था, डिफरेंस बिटवीन फीस पेड एंड फीस रिसीव्ड। सर मतलब इधर देखो, नंबर 4, अमेंडमेंट इन इंड एस 109, कौन सा टॉपिक है, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। वो कह रहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फीस पेड माइनस फीस रिसीव्ड, ये है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मान लो आपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया, पहले आपने लोन वापस करना था 10 साल में, आपने कहा जी मुझे 15 साल तक कर दीजिए, हालात ठीक नहीं है। सो डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया, बैंक कह रहा है जी आपको फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा जी कितनी फीस है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो कह रहा है 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, हम आपके लिए फ्री में काम थोड़ा करेंगे। पर वो कह रहा है इसमें से ना आपको 40,000 बाद में वापस कर दिया जाएगा अगर सफलतापूर्वक आपका डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है, तो ये हो गई फीस रिसीव्ड। तो नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हो गई, 60,000, बस ये अमेंडमेंट है। तो क्या ये कोई पेपर में आने लायक चीज है, नो, ये क्लैरिफिकेशंस हैं।
कि जहां जहां क्लैरिफिकेशंस चाहिए थे वहां वहां क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, बस इतनी सी बात है। तो एक बार पढ़ लें। ये क्या खुली जा रहा है, इधर देखो। एज पर इंड एज 109 पहले समझाएगा। अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज डी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज एक्सटिंग्विश्ड, मोर देन 10% अगर डिफरेंस आता है तो, विच इंक्लूड्स एक्सचेंज, बट वो छोड़ो। Further, Ind AS 109 clarified that the terms are considered to have been substantially modified when NPV of cash flows under new। ये तो बच्चे पुरानी बात ही लिखी है ना, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो समझा रहा है। Earlier, what is to be included in the fees paid and fees received were not mentioned in the standard। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, इंक्लूडिंग एनी फीस पेड नेट ऑफ एनी फीस रिसीव्ड। वो कह रहा है इसमें क्या क्या आएगा, ये मेंशन नहीं था, अब अमेंडमेंट कर दी गई है। Now the amendment has been made by substituting para this by this, which clarifies that the fees paid includes amount paid by the borrower to the lender and fees received include amount paid by the lender to the borrower। लो जी, ये अमेंडमेंट है कि फीस पेड क्या है, अमाउंट पेड बाय बोरोवर टू लेंडर। आपने लोन लिया हुआ है तभी तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ना, तो आपने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उसको फीस पे करोगे ना। दिस इज कॉल्ड अमाउंट पेड बाय बोरोवर टू द लेंडर। और फीस रिसीव्ड क्या है, जो बैंक आपको वापस करेगा या बैंक आपको देगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय बोरोवर फ्रॉम लेंडर, बस ये लिख लो, अमाउंट रिसीव्ड बाय बोरोवर फ्रॉम लेंडर। ये अमेंडमेंट है। एक क्लैरिफिकेशन आई है कि व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन फीस रिसीव्ड, व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन फीस पेड एंड फीस रिसीव्ड। तो फालतू बात है बच्चे, ना भी लिखा हो तब भी तो पता ही होता है ना कि फीस पेड मतलब जो हमने पैसा दिया और फीस रिसीव्ड मतलब जो हमें पैसा वापस मिल गया। फिर भी लिख लो भाई, अमेंडमेंट है, क्या कर सकते हैं। अमेंडमेंट पहली दो ही रेलेवेंट है बस, उसमें से भी सेकंड वाली ज्यादा है, फर्स्ट वाली भी इतनी नहीं है। ओके, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। अब जो बची हुई दो हैं वो तो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली, वो तो बस हम एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। इंड एज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। बच्चे आपको पता है कि जब कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो अक्वायरर रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अक्वायरी एट फेयर वैल्यू। अक्वायरर की बुक्स में अक्वायरी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किस वैल्यू पे आते हैं, फेयर वैल्यू पे आते हैं, पढ़ा हुआ है ना। फिर हमने पढ़ा था कि अगर अक्वायरी की बुक्स में कोई प्रोविजन है, कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, यहां एक वर्ड होता है लेवीज, गवर्नमेंट चार्ज होता है, ये गवर्नमेंट का एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है लेवी। जैसे आजकल रिलायंस के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया एक्सपोर्ट टैक्स के नाम से, वो परमानेंट नहीं है क्योंकि आजकल ना पेट्रोल के रेट बहुत, क्रूड के रेट बहुत बढ़े हुए हैं तो उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहती थोड़ा हमें दो, तो गवर्नमेंट चार्ज लेवीज। क्या ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ अक्वायरी अक्वायरर रिकॉर्ड करता है, करता है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं कि इनको ध्यान से रिकॉर्ड करना, तो इसका हमारे पेपर से क्या लेना देना है। और 3 पैराग्राफ इंसर्ट किए गए हैं, ये है जी पैराग्राफ नंबर 21A to 21C, तो जिसका दिल करे जाके पढ़ ले, फालतू बात है, आपके किसी काम की नहीं है। इंडस्ट्री में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब फर्दर बोला गया है कि आप ये देखना ये देखना ये देखना, कोई कारण है ना। मान लो आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि आप तो उसको एक्चुअल लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, आपके लिए तो वो एक्चुअल लायबिलिटी है। बाद में पता लगा ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आई नहीं,
तो फिर पहले गुडविल में इंपैक्ट आया, फिर बाद में आप उसको पीएल में इनकम बुक करोगे, तो बड़ा हेर फेर सा हो जाता है। तो थोड़े से क्लैरिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है अगर अक्वायरी की बुक्स में कोई प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, लेवीज वगैरह आते हैं तो। हाँ, तो हमारे लिए ये किसी काम के नहीं है। तो ये अमेंडमेंट हम ज्यादातर उन्होंने ये पैराग्राफ दिए भी नहीं हुए, सिर्फ कहा है कि ये पैराग्राफ इंसर्ट किए गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टूडेंट लेवल पे ये काम नहीं आने वाले। तो कौन कौन सी क्लैरिफिकेशन है? वही इंड AS 37 वाली क्लैरिफिकेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, यही सब कुछ है। और लेविस के केस में कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना चाहिए। पर हमारे ये किसी काम की नहीं है। हमारे लिए तो अगर अक्वायरी की बुक्स में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है तो हम तो दिखा देंगे उसको फेयर वैल्यू पे अक्वायरर की बुक्स में। अगर अक्वायरी की बुक्स में प्रोविजन है हम दिखा देंगे उसको फेयर वैल्यू पे अक्वायरर की बुक्स में। अगर अक्वायरी की बुक्स में कोई कॉन्टिजेंट एसेट है, क्या अक्वायरर उसको दिखा सकता है? नहीं। कॉन्टिजेंट एसेट दिखाना जरूरी नहीं। कॉन्टिजेंट एसेट तो बच्चे नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि ये तो मतलब कौन सा होता है वो, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। अक्वायरी की बुक्स में कोई कॉन्टिजेंट एसेट्स है, अक्वायरर उसको नहीं दिखा सकता। पहले ये लिखा हुआ नहीं था, अब लिख दिया गया है कि कॉन्टिजेंट एसेट अक्वायरर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये देखो, ये काम की बात है। फर्दर इंड AS 103 प्रोहिबिटेड द रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्टिजेंट एसेट्स even prior to 22 amendments. However, prohibition was not stated explicitly in Ind AS 103. पहले ये लिखा हुआ नहीं था, पर contingent assets of acquiree कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय अक्वायरर, क्योंकि वो तो प्रूडेंस कंसेप्ट के ही अगेंस्ट है। अब इंड AS 103 में ये लिख दिया गया है कि आप कॉन्टिजेंट एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये फिर भी थोड़ी काम की बात है, पर पिछली वाली तो बिल्कुल, 3 पैराग्राफ डाले गए हैं, वहां पे कुछ कंडीशंस डाली गई हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो गया? सो ये आपके पेपर में आने लायक अमेंडमेंट नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं। फिर बच्चे एक अमेंडमेंट आई है इंड AS 101 में। अब अगेन ये इंडस्ट्री लेवल की अमेंडमेंट है, इंडस्ट्री लेवल की अमेंडमेंट है। समझा दूं? ध्यान से सुनना, फिर लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, सुनना। हमने इंड AS 101 में एक एग्जम्पशन पढ़ी है FCTR से रिलेटेड। दिखाऊं आपको? दिखाते हैं तो याद आता है ना, ऐसे याद नहीं आता। ये देखो, नहीं ये तो एक्सचेंज डिफरेंस वाली है ना, चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही बता देता हूं। एग्जम्पशन क्या है कि मान लो कि आपकी ट्रांजिशन डेट है 1/4/2016 और आपकी बुक्स में एक FCTR आ रहा है। अब कईयों को तो FCTR याद नहीं है। बच्चे, FCTR क्यों आता है? जब आपका कोई फॉरेन ब्रांच या फॉरेन सब्सिडरी होती है, जिसको हम फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं, और AS 11 कहता है कि फॉरेन ऑपरेशन की बैलेंस शीट को आप जब अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता है उसको FCTR बोलते हैं। और ये FCTR रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, ये AS 11 कहता है। अब मान लो आप पहली बार 1/4/2016 को इंड AS लगा रहे हैं, ट्रांजिशन डेट है, और आपकी बुक्स में FCTR पड़ा है, तो एग्जम्पशन है कि ये FCTR को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। मतलब इस FCTR को क्या कर दो? 0 कर दो, और अपना नॉर्मल इंड AS 21 लगाना शुरू करो, और नया FCTR कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ये बात है। अब अपना नॉर्मल पुराना FCTR 0 कर दो, और उसके बाद इंड AS 21 लगाना शुरू करो, बिकॉज AS 11 का भाई कौन है? बड़ा भाई इंड AS 21। अब अमेंडमेंट क्या है बच्चे? इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, ध्यान से सुनना। मान लो एक पेरेंट कंपनी है,
पेरेंट कंपनी इंड एस लगा रही है और उसकी ट्रांजिशन डेट है 1/4/2016। अब इसकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी पे इंड एस नहीं लग रहे अभी, सब्सिडरी पे इंड एस लगे हैं, ट्रांजिशन डेट है 1/4/2020। सब्सिडरी पे बाद में लगे, क्यों भाई? उसकी नेटवर्थ ही कम थी। इंडेस लगाने की तो कंडीशन है ना कि आपकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए 250 करोड़, वो 250 करोड़ से नीचे था, अनलिस्टेड था, 250 करोड़ से नीचे था, अब वो 250 करोड़ से ऊपर आ गया है, तो सब्सिडरी पे इंडेस लगे 1/4/2020 को। अब हमने पढ़ा हुआ है कि पेरेंट को तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब पेरेंट जब 31 मार्च 2017 को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट एज पर इंड एस उसको बनानी पड़ेगी। सब्सिडरी की बैलेंस शीट एज पर इंड एस उसको बनानी पड़ेगी। तो सब्सिडरी हम बताते होते हैं फिर दो तरह के बुक्स बनाएगा, एक बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस जो कि वो रिपोर्टिंग करेगा एमसीए में, और दूसरे बनाएगा इंड एस बेस्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। तो ना चाहते हुए भी सब्सिडरी पे इंड एस लगाने पड़ेंगे आपको, बिकॉज आप होल्डिंग पे इंड, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर होल्डिंग पे इंड एस लग गए तो सब्सिडरी, बाबा आपने कहना जी आपने तो कहा था अगर होल्डिंग पे इंड एस लग गए तो सब्सिडरी पे इंड एस लगेंगे। मान लो सब्सिडरी एनबीएफसी है, अब एनबीएफसी पे तो 1/4/2018 से पहले इंड एस लग ही नहीं सकते थे, अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर होल्डिंग पे इंड एस लग गए तो सब्सिडरी को लगाना ही पड़ेंगे। पर मान लो सब्सिडरी एनबीएफसी है या सब्सिडरी बैंक है, बैंकों पे तो अभी तक इंड एस नहीं लगे, 2022 आ गया, चाह के भी नहीं लगा सकते, तो बैंकों को 2 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर उनकी पेरेंट कंपनी कोई लिस्टेड एंटिटी है, पेरेंट पे इंड एस लग रहे हैं, तो सब्सिडरी अगर एनबीएफसी है उस पे इंड एस लगते नहीं थे, तो उसको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते थे, कंसोलिडेशन के लिए और एक रिपोर्टिंग के लिए। ओके, अब मान लो सब्सिडरी का कोई एफसीटीआर था, भाई सब्सिडरी का भी तो कोई फॉरेन ऑपरेशन हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के तहत होल्डिंग ने इस एफसीटीआर को 0 कर दिया। सब्सिडरी के बुक्स को जब इंड एस में कन्वर्ट किया, इस एफसीटीआर को 0 कर दिया। अब सब्सिडरी पे भी इंड एस लग गए, मान लो सब्सिडरी एनबीएफसी है, सब्सिडरी पे भी इंड एस लग गए 1/4/2020 से। अब क्या होगा? अब सब्सिडरी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बुक्स हैं उसमें तो एफसीटीआर अभी आ रहा है, तो अगर सब्सिडरी फर्स्ट टाइम लगाए तो ये एफसीटीआर को 0 करेगा। होल्डिंग उसको 4 साल पहले 0 कर चुका है, तो पता है अगर सब्सिडरी भी यहां 0 कर दे, होल्डिंग 4 साल पहले 0 कर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा रिकंसिलेशन का डिफरेंस परमानेंट आ जाएगा। तो सब्सिडरी को एक ऑप्शन दे दी गई कि जब तुम पे बाद में इंड एस लगे हैं, तुम्हारी पेरेंट पे पहले लग गए हैं, ये प्रॉब्लम कब अराइज होगी? जब पेरेंट पे इंड एस पहले लग गए, सब्सिडरी पे बाद में लगे। जब सब्सिडरी पे बाद में इंड एस लगे हैं तो सब्सिडरी को एफसीटीआर रिलेटेड 2 ऑप्शन दे दिए गए, या तो तुम इसको 0 कर लो एग्जिस्टिंग एफसीटीआर, या एज पर पेरेंट लिमिटेड इसको रिकॉर्ड कर लो। मतलब पेरेंट ने ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सब्सिडरी के इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे, तो 1/4/2020 को 31 मार्च 2020 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो एफसीटीआर आ रहा है, सब्सिडरी सीधा उस एफसीटीआर को कंसिडर कर ले, उसको 0 ना करे। मर्जी है, सब्सिडरी जैसे करना चाहे कर ले। अब बताओ, ये पॉइंट पेपर में आने वाला है, कईयों को तो अभी भी नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला है। बच्चे ये रिकंसिलेशन डिफरेंस था कि अगर सब्सिडरी पे बाद में इंड एस लग रहे हैं और सब्सिडरी की बुक्स में एफसीटीआर है, तो वो भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है एफसीटीआर 0 करके। पर पेरेंट वो एफसीटीआर 0 1/4/2016 को ही कर चुका है, क्योंकि पेरेंट ने तो पहले ही उसके इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए थे कंसोलिडेशन के लिए। तो अगर सब्सिडरी चाहे तो जो पेरेंट की बुक्स में आ रहा है डेट ऑफ ट्रांजिशन वाले दिन एफसीटीआर, वो ले ले, ताकि रिकंसिलेशन की प्रॉब्लम कभी ना आए। क्लियर है?
सो ये अमेंडमेंट आई है। पहले ये नहीं होता था कि आप पेरेंट वाले बैलेंस नहीं ले सकते थे। अब आपको लगेगा ये प्रॉब्लम तो बाकी एसेट्स लायबिलिटीज में भी आएगी, क्योंकि बाकी एसेट्स लायबिलिटीज को भी तो इंड एस में पेरेंट ट्रांसफर पहले कर चुका है, सब्सिडरी अब कर रहा है। तो बच्चे इंड एस 101 में एक जनरल एग्जम्पशन है जो क्लास में डिस्कस नहीं होती, कि अगर सब्सिडरी पे बाद में इंड एस लग रहे हैं, पेरेंट पे पहले लग रहे हैं, तो ट्रांजिशन डेट वाले दिन सब्सिडरी एसेट्स लायबिलिटीज के वो सारे बैलेंस ले सकता है जो पेरेंट की सीबीएस में, लेटेस्ट सीबीएस में सब्सिडरी के बैलेंसेस है वो ले सकता है। पर ये बात रिजर्व्स पे एप्लीकेबल नहीं थी, उस एक रिजर्व में अब एप्लीकेबल हो गई है। कौन सा रिजर्व? एफसीटीआर। ये अर्थ है। बाकी एसेट्स लायबिलिटीज पे ये जनरल एग्जम्पशन है कि अगर सब्सिडरी में बाद में इंड एस लग रहे हैं, पेरेंट पे पहले लग रहे हैं, तो सब्सिडरी जब ट्रांजिशन डेट पे पहली बैलेंस शीट बना रहा है तो पेरेंट की सीबीएस से अपने बैलेंसेस उठा ले। पर ये एसेट्स लायबिलिटीज के लिए था, रिजर्व्स के लिए नहीं था। रिजर्व्स में अब एक रिजर्व पे ये लग गया, कौन सा? एफसीटीआर। तो इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में आने लायक इसकी इतनी संभावना है नहीं। ओके है, अगर दोबारा सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था। आप इसको यहां से पढ़ेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि यहां क्या लिखा हुआ है। यहां तो लिखा हुआ है कि एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको रिमूव कर दिया गया है। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट खाक समझ में आएगा, और ये जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स पे भी एप्लीकेबल है। यहां से ना पढ़ना, बस अपने दिमाग में रखना ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो जब सब्सिडरी पे इंड एस बाद में लग रहे हैं, पेरेंट पे पहले लग रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में सब्सिडरी के पास ऑप्शन है या तो अपना एफसीटीआर जीरो कर दे, या जो पेरेंट की सीबीएस में आ रहा है एफसीटीआर का बैलेंस ट्रांजिशन डेट वाले दिन वो ले ले। और ये बाकी एसेट्स लायबिलिटीज के लिए भी जनरल एग्जम्पशन है। क्लियर है? सो दैट्स इट। ये हमारे बच्चे अमेंडमेंट्स थे। मैंने तो सोचा था आधे घंटे में काम हो जाएगा, मुझे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया, क्योंकि जब समझाने बैठते हैं तो फिर हम समय नहीं देखते ना, फिर तो हम बस पढ़ाते चले जाते हैं। चलो एनी हाउ, पहले दो अमेंडमेंट्स काम के हैं, ध्यान रखना। एक वो कार्व आउट वाला और एक इंड एस 37 वाला, जिसपे तो क्वेश्चंस भी है। हो सकता है आने वाले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आ भी जाए आपके पेपर में, ठीक है। सो दैट्स इट, बस और कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब पेपर के लिए एज इट इज एप्लीकेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।